नमस्कार दोस्तों, आप सबका शुक्रिया मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र शो में जुड़ने के लिए। दोस्तों, पिछले 1-2 दिनों में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग लॉन्ग फीवर, लंबा बुखार, वो बुखार जो कुछ दिन, महीना 2 महीना से ऊपर चलता है। ये टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं इसके बारे में बात ना करूँ शॉर्ट बुखार की, जो बुखार हो और पहले 1-2 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए, तो उसके ऊपर मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूं। इससे पहले कि मैं कुछ डिस्कस करूं या आपसे बात करूं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जो चीज़ एक डॉक्टर फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद 10 साल पढ़ने के बाद सीखता है, वो आप 10 मिनट के वीडियो में नहीं सीख पाएंगे। और प्लीज़ अपना इलाज खुद करने की कोशिश कभी मत करना। एक अपने भरोसे के डॉक्टर के पास जाना और उनसे इलाज लेना, अपना या अपने रिलेशन का, अगर कभी बुखार हो तो। कल मैंने डिस्कस किया था लंबे बुखार में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एक डॉक्टर को एक जासूस का काम करना पड़ता है। कल मैंने बात की थी इब्न ज़फ़ी एन सफ़ी, जो जासूसी नावल लिखते थे जब मैं छोटा था, पढ़ता था। तो मुझे बाद में ख्याल आया कि एक होते थे वेद प्रकाश कंबोज। इतना बढ़िया सस्पेंस और थ्रिल लिखते थे कि मुझे याद है स्कूल में जब मेरे रिलेशन, मेरे पेरेंट्स कोई पिक्चर ले जाने को कहते थे, तो मैं मूवी जाने की जगह कहता था मुझे 2 नावल ला के दे दो, जब तक आप वो मूवी देख के आओगे मैं वो 2 नावल कंप्लीट कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे उनकी मिस्टीरियस बुक्स वेद प्रकाश कंबोज की बहुत अच्छी लगती थी। और वही मिस्टीरियस एक डिटेक्टिव का काम एक डॉक्टर को प्रैक्टिस में करना पड़ता है जब उसके पास एक मरीज़ बुखार के साथ आता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मरीज़ सोचता है कि बुखार ही तो है। अब बुखार की क्या वजह है? एक वजह नहीं, बुखार की बहुत वजह होती है। सबसे कॉमन 4-5 कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो हम विषय से भटक जाएंगे। सबसे कॉमन बुखार होते हैं वायरल बुखार। 100 में से 90-95% बुखार वायरल बुखार होते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी एक होता है, माइल्जिया सीवियर बॉडी एक होता है, बदन टूटता है, सर दर्द होता है, एक बुखार की फीलिंग आती है, और मरीज चेक करता है तो उसकी बॉडी में फीवर होता है 102-3। ये वायरल होते हैं। वायरल बुखारों का हमारे पास कोई खास इलाज है नहीं। हम सिम्टोमेटिकली उनको दवा देते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, कोई और हो गया, बी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। गले में खराश हो तो एक एंटी एलर्जिक दे देते हैं। ये बुखार जनरली 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसमें अपवाद यही है, जो कोविड आया था ये भी वायरल बुखार था, बट ये फर्स्ट टाइम आया था, और शायद ये हमारे इंडियन बॉडी में चमगादड़ वगैरह से आया था, यानी कि प्राइमरीली उनकी बीमारी थी, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन हमारी बॉडी में फ़र्क रही। बट ऑलमोस्ट 99% वायरल बुखार अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें 1-2 बुखार और हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये जॉन्डिस का बुखार, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस जॉन्डिस कई किस्म से होता है। टाइप ए और ई जो वाटर बॉर्न होते हैं वो जनरली हम कॉमनली देखते हैं। वो जो होते हैं उसमें भी मरीज़ बुखार के साथ आता है, और बुखार के साथ उसको नोज़िया, वॉमिटिंग की फीलिंग बहुत हो रही होती है, और आँखों में पीलापन शुरू के हफ्ते में नहीं आता। हाँ, यूरिन डार्क हो सकता है। तो कोई भी मरीज आ जाता है, भूख भी नहीं है साथ में बिल्कुल, तो हमें जॉन्डिस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फिर होते हैं टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार जो होते हैं ये स्टेप लेडर टाइप के होते हैं। ये धीरे 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 बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही 103-4 पहुंच जाए। ऑफ कोर्स अपवाद होते हैं, अबाउट 20-30% टाइफाइड बुखार ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर टाइफाइड बुखार में 99 पहले दिन होगा, फिर 100 होगा, फिर 101 होगा, फिर 102 होगा, और ये उतरते भी इसी तरीके से स्लोली। इसलिए हम ऐसे बुखारों को, टाइफाइड वालों को स्टेप लेडर टाइप बुखार कहते हैं, कि जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, टाइफाइड का बुखार सीढ़ी चढ़ता है 99, 100, 101, 102, और उतरता भी इसी तरीके से है, एक दिन में नहीं उतरता। फिर बुखार होते हैं वायरल बुखार। ये जो होते हैं ये जैसे टाइफाइड का हो गया, हाँ, मलेरिया टाइप का। इसमें इंटरमिटेंट ठंड लग के बुखार होता है और एक दिन छोड़ के होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता एक दिन छोड़ के हो। कई बार मच्छर 2 अलग अलग अगर रोज़ काट लिया हो तो ये डेली भी हो सकता है।
तो इस तरीके से बुखार की बहुत वजह होती है और हमें हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि मरीज को बुखार किस किस्म से आ रहा है, किस तरीके का बुखार आ रहा है, क्या वो लगातार है, क्या वो बीच में उतरता है। अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है ठंड से बुखार लगना। अब आज से कोई 15-20 साल पहले रेडियो पर आना शुरू हो गया था, ठंड से बुखार है, मलेरिया हो सकता है, कुनीन की गोली लो। उनका विचार शायद जब बनाया गया था ये रूल, तो अथॉरिटीज़ का ये था कि मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। उल्टा ये हो गया कि मरीजों के दिमाग में और उनके रिलेशंस के दिमाग में आ गया है कि ठंड से बुखार हो रहा है तो वो मलेरिया का है। ऐसा नहीं है। शिवरिंग से बुखार होने के कई और कारण होते हैं। रादर अगर वायरस एकदम बॉडी में डेवलप कर रहा है, जैसे कि डेंगू है, अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल बढ़ रहा है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन है, जैसे लिवर एब्सिस है, लिवर में फोड़ा आ रहा है, निमोनिया है, ये सब बुखार जो हैं ये ठंड से प्रेजेंट करते हैं। तो ये कह देना कि ठंड का बुखार जो है वो वायरस ये है, मलेरिया है, ये उचित नहीं है। तो ये सब बातें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें हिस्ट्री टेकिंग की बड़ी इम्पोर्टेंस आती है। अनफॉर्चुनेटली टाइम आजकल ऐसा है कि हम यूट्यूब से इंस्टाग्राम की तरफ जा रहे हैं। हम 5 डे क्रिकेट मैच होता था, 1 डे शुरू, अब 2020 हो गया, तो पेशेंस नहीं रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट बुखार के अंदर मरीज के लिए अपनी हिस्ट्री बताना है, डॉक्टर के लिए तरीके से हिस्ट्री सुनना है, और अगर पहले 4-5 दिन का बुखार है और हिस्ट्री का डिटेल में लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये बुखार किस किस्म का है। और इसके अंदर एक बात बहुत ज़रूरी है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि 90-95% बुखार जो हो रहे हैं सीज़न में, वो नए नए वायरसेस आते हैं फ्लू टाइप के और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मरीज़ जो हैं वो सोचते हैं कि हम केमिस्ट से सीधी दवा ले लें। वो शायद इसलिए करते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास जाना बहुत महंगा हो गया है। मेरे से डॉक्टर जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या क्रॉनिक बीमारियां देखते हैं बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं, 1500 रुपये तक। और उनको लगता है खांसी जुकाम के लिए ऐसे डॉक्टर के पास क्या जाना, और वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। और जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और उनमें से कईयों की टेंडेंसी होती है कि वो पेशेंट को एंटीबायोटिक भी दे दें, या मरीज़ अगर वैसे ना भी ले और उनकी फीस भी बचाने के लिए वो सीधा चला जाता है केमिस्ट के पास। और केमिस्ट जो है, जो सीनियर डॉक्टर दवाई दे रहा है उसी की कॉपी करके मरीज को दे देते हैं। इसलिए अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक सोसाइटी में बहुत हो रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोई रोल वायरल बुखार में नहीं है। और किसी मरीज को 95% चांस है वायरल बुखार होने का, तो कोई तुक नहीं है कि आप उसको एक एंटीबायोटिक साथ में दो, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से 2 नुकसान होंगे। एक तो उसके नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा मरीज के कम हो जाएंगे और उसमें पेट खराब होने के, दोबारा वो फ्लोरा बनने में टाइम लगता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंटेस्टिनल फ्लोरा से हमारा मूड डिटरमिन करता है, हमारे जो डिप्रेशन होता है या नहीं होता वो बताता है, वो हमारी इम्यूनिटी डिटरमिन करता है, और डायबिटीज इवन कर सकता है। तो हमारे को ये मैं नहीं कह रहा कि एंटीबायोटिक से डायबिटीज होता है, बट वो इंटेस्टिनल फ्लोरा चेंज कर देते हैं। उसलिए कई अननोन बीमारियां बाद में जाके हो सकती हैं, और एंटीबायोटिक तभी लिया जाए जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत बॉडी को हो। और दूसरा नुकसान समाज के लिए होता है, आप एंटीबायोटिक देंगे, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। जैसे एक चोर को आप एक बार पुलिस स्टेशन ले जाओ, जेल दो, तो अगली बार उसको जाने में डर नहीं लगता। उसी तरीके से अगर एक बार आप एंटीबायोटिक दो और दोबारा एंटीबायोटिक दो और तिबारा एंटीबायोटिक दो, तो बॉडी सिस्टम जो इसका होता है बैक्टीरिया का, उनका बॉडी का सिस्टम ऐसा हो जाता है, उनके बैक्टीरिया के सेल ऐसे हो जाते हैं कि वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। इसलिए टाइफाइड बुखार में जो ओफ्लॉक्सासिन ग्रुप बेस्ट आया था 10 साल पहले, आजकल उतना कामयाब नहीं रहा। इनफैक्ट जो टाइफाइड हम पढ़ते थे अपने कॉलेज डेज में, आजकल वो टाइफाइड नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द टाइफाइड बुखार में हमारे को इंट्रावीनस दवा देनी पड़ती है, और सो मच सो कि अब हावियर रोज में देनी पड़ रही है, और अल्टीमेटली मेरोपिनम जैसी दवाइयों से कई बार ये बुखार उतरने लगे हैं। इसलिए ज़रूरी ये है, इस वीडियो बनाने का ये भी वजह थी कि आप एंटीबायोटिक का प्रयोग अननेसेसरी ना करें।
तो नटशेल में मैंने आपको ये बताया कि 90% से ऊपर, 95% से ऊपर ये बुखार वायरल होते हैं। इनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन फीवर होता है, शिवरिंग होती है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, आप बीमारी के बारे में डायग्नोज करने में काफ़ी हद तक पहुंच सकते हैं। एक सिंपल CBC, HB, TLC, DLC, ESR अगर पेशेंट करा लें और TLC के काउंट से पता लग सकता है काफ़ी हद तक कि मरीज़ को इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है, क्योंकि वाइट सेल्स जो हैं वो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इतने नहीं बढ़ते। मेरा वाइट सेल्स मतलब था न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं और लिम्फोसाइट्स इतने नहीं बढ़ते। और अगर मेरे इस तरीके के इंटरेक्शन से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप अपना सवाल भेज दो। मैं इस तरीके के छोटे छोटे अपडेट आपको देता रहूँगा, और इतना समय मुझे देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।